नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा अपने सिविल सर्विस परीक्षा की घोषणा 30 सितंबर 2023 के रूप में कर दी है और 68वीं बीपीएससी में आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन का प्रारूप भी थोड़ा चेंज हुआ है। उसी क्वेश्चन प्रारूप को देखते हुए हम लोग 69वीं बीपीएससी की तैयारी करेंगे। इसी क्रम में आज आपके सामने सेट 1 के साथ हम प्रस्तुत हैं। आपको अगर ये सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा कथन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिस प्रकार बीपीएससी प्रश्न पूछता है इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक। आइए डालते हैं इसके विश्लेषण पर नज़र। कथन एक सही है क्योंकि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह अनुसूची दल बदल विरोधी कानूनों के प्रावधानों से संबंधित है। कथन दो सही नहीं है। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 ने राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया। यद्यपि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इन प्रावधानों से उन्मुक्ति प्राप्त है, जबकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प ए, केवल एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का भारत में पशु अधिकारों पर प्रभाव है? पशु अधिकारों पर प्रभाव है। कथन है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, 7वीं अनुसूची। अब यहाँ पर दिया गया नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, विकल्प है केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का इस प्रकार हमारा सही जवाब है विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि कथन 1 मौलिक अधिकार, कथन 2 मौलिक कर्तव्य, कथन 3 राज्य के नीति निदेशक तत्व और कथन 4 7वीं अनुसूची, ये चारों कथन हमारे सत्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हो गया विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डालते हैं इसके विश्लेषण पर नजर, क्यों सही है। विकल्प एक सही है क्योंकि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज एवं अन्य जल्लीकट्टू की संवैधानिकता मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि पशु जीवन सहित जीवन के सभी रूपों की सुरक्षा जो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कथन 1 मौलिक अधिकार सत्य है। विकल्प 2 सही है क्योंकि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A क्लॉज जी वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा जीवित प्राणियों पर दया करना है। विकल्प 3 भी सही है। अनुच्छेद 48 में वर्णित है कि राज्य गायों एवं बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं अन्य मवेशियों की नस्लों के संरक्षण तथा सुधार एवं वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का प्रयास करेगा। विकल्प 4 भी सही है। राज्य सूची यानी 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 15 में वर्णित है पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण एवं सुधार तथा पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा से प्रशिक्षण एवं अभ्यास। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वीटो पावर का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? कथन है, अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। दिया गया है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 1, 3 और 4, यानी केवल पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। बाकी कथन जो दूसरा कथन है वो गलत है। क्यों गलत है और ये तीनों क्यों सही है, डालते हैं विश्लेषण पर नजर। आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका द्वारा प्राप्त वीटो शक्ति को निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अत्यंतिक वीटो, निम्न विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकना,
विशेषित वीटो जिसे उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो जिसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से अधिरोहित सांसद को लौटा दिया जा सकता है। पॉकेट वीटो यानी विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। उपर्युक्त चारों में से भारत के राष्ट्रपति के पास 3 यानी अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। भारतीय राष्ट्रपति के मामले में कोई विशेषित वीटो नहीं होता है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन को अंजाम देने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ की थी? विकल्प है बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, बॉम्बे। डालते हैं विश्लेषण पर नजर। रॉलेट विरोधी आंदोलन 1919 के दौरान गांधी जी का कांग्रेस के पार्टी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए आंदोलन के आयोजन के लिए उन्होंने बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की और होम रूल लीग द्वारा उनकी मदद की गई थी। गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और होम रूल लीग और सभी इस्लामवादियों के युवा सदस्यों को शामिल किया। अंततः चुने गए विरोध के रूपों में उपवास और प्रार्थना के साथ एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पालन और विशिष्ट कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी और कारावास शामिल थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प ए, बॉम्बे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रवादी राजनीति के एक दिग्गज द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, मेरे विचार से भारत पर इससे बड़ी विपदा नहीं आएगी कि इंग्लैंड चले जाएं और उसे अपने ऊपर छोड़ दें। निम्नलिखित में से उपरोक्त कथन किसने कहा? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी। क्यों सही है, देखते हैं विश्लेषण। नरमपंथी मुख्य रूप से उपयोगितावादी सिद्धांतों से प्रभावित थे, क्योंकि एडमंड बर्क, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने उनके विचारों और कार्यों पर छाप छोड़ी थी। उनकी शिकायत केवल वायसराय, उनकी कार्यकारी परिषद और एंग्लो इंडियन नौकरशाही द्वारा भारत में गैर ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी। यह एक ऐसी अपूर्णता थी जिसे कोमल अनुनय के माध्यम से सुधारा जा सकता था। वे ब्रिटिश शासन की पोषक प्रवृत्ति के प्रति सचेत थे, लेकिन उनका सुधार चाहते थे, निष्कासन नहीं। जैसा कि 1871 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था, मेरे विचार से भारत पर इससे बड़ी विपदा नहीं आएगी कि इंग्लैंड चले जाएं और उससे अपने ऊपर छोड़ दें। किसे? भारत को अपने ऊपर छोड़ दें और वे लोग इंग्लैंड चले जाएं। इसलिए संवैधानिक क्षेत्र के भीतर उदारवादी राजनेताओं ने भी कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से नैदानिक अलगाव की कल्पना नहीं की। वे केवल शाही ढांचे के भीतर सीमित स्वशासन चाहते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही चुनें। विकल्प है कोसी नदी नेपाल में अन्नपूर्णा नदी से उद्गम होती है। दूसरा विकल्प है गौतम बुद्ध को पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा विकल्प है हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और भागलपुर से होते हुए महानंदा नदी गंगा में प्रवेश करती है। विकल्प डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों गलत है अन्य 4 ऑप्शन, विश्लेषण के माध्यम से जान लेते हैं। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। यह बिहार में सुपौल जिले के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है। कोसी नदी बाढ़ के विभीषिका में कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है और यह अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और बिहार में 260 किलोमीटर की बहती हुई यह नदी कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी के बारे में जानते हैं। गंडक नदी को काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम नेपाल में अन्नपूर्णा नदी से होता है। कहाँ? अन्नपूर्णा नदी से होता है और यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। महानंदा नदी उत्तरी बिहार में मैदान में प्रवाहित होती हुई सबसे पूर्व की नदी है। हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार से होते हुए यह नदी गंगा में प्रवेश करती है, ना कि भागलपुर से। यह बिहार और बंगाल के बीच सीमा बनाती है। फल्गु नदी, यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। अब भगवान गौतम बुद्ध को इसी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महानंदा के नदी के नहीं, बल्कि फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
विकल्प है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, विश्व आर्थिक मंच। क्यों सही है, देखते हैं विश्लेषण। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक अध्ययन है। ग्लोबल रिस्क नेटवर्क के काम के आधार पर रिपोर्ट साल दर साल वैश्विक जोखिम परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करती है। रिपोर्ट जोखिमों की परस्पर संबद्धता की भी पड़ताल करती है और इस बात पर विचार करती है कि वैश्विक जोखिमों के शमन के लिए रणनीतियों को कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। विकल्प है आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि यानी कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। क्यों सही है, डालते हैं विश्लेषण पर नजर। मुद्रा गुणक वाणिज्यिक बैंक द्वारा दी गई निश्चित राशि के मूलधन और आरक्षण अनुपात के लिए बनाई गई धन की राशि है। नगद आर्थिक अनुपात में वृद्धि बैंकों को अधिक ऋण देने से रोकती है और मुद्रा गुणक को कम करती है। बैंकिंग गतिविधि में वृद्धि से सावधि जमा यानी एफडी और आरडी, मांग जमा यानी बचत बैंक खाता, नगद आदि के रूप में बैंक के हाथों में अधिक पैसा आ जाएगा। इस प्रकार लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। पहला विकल्प है इस्पात पारा सोना, सोना पारा इस्पात। तीसरा है पारा सोना इस्पात और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सोना पारा इस्पात यानी विकल्प बी सही है। क्यों सही है, देखते हैं विश्लेषण। सोना का घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि परिशुद्ध द्रव्य पारा का घनत्व 13.534 ग्राम होता है सेंटीमीटर क्यूब और स्टील का घनत्व होता है 7.80 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का सही जवाब इस कारण से हो गया विकल्प बी, सोना का ज़्यादा, पारा का उससे कम और इस्पात का सबसे कम। अगला प्रश्न देखते हैं हम, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। विकल्प ए महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। विकल्प बी झील, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल। विकल्प सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। विकल्प डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प सी। डालते हैं विश्लेषण पर नजर। महासागर वह समग्र लवण जलराशि है जो पृथ्वी के लगभग 3/4 पृष्ठ पर फैला हुआ है। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहते हैं। सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है जो 8,13,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों को घेर लेता है और झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। और घास स्थल ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हैं घास स्थल कहलाते हैं। मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में रहते हैं। लोकस हार्ची फ्लोरिडा में मैंग्रोव वन। मैंग्रोव पेड़ों की लगभग 80 विभिन्न प्रजातियां हैं। वे सभी पेड़ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं जहां धीमी गति से बहने वाली पानी में महीन तलछट जमा हो जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द लास्ट आइस एरिया संबंधित है। विकल्प है अंटार्कटिका क्षेत्र, आल्प्सों का ग्लेशियर क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प सी, आर्कटिक क्षेत्र। डालते हैं विश्लेषण पर नजर। लास्ट आइस एरिया शब्द WWF कनाडा द्वारा आर्कटिक क्षेत्र की मोटी तैरती बर्फ का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उच्च प्रतिरोध दिखाया गया है। इस क्षेत्र का उपयोग ध्रुवीय भालू जैसी बर्फ पर निर्भर प्रजातियों द्वारा सीलों का शिकार करने के लिए किया जाता है और साथ ही बच्चों के लिए मांद बनाने के लिए बर्फ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। दोस्तों
आज के एपिसोड में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।